आज की सबसे बड़ी खबर, बस थोड़ी देर बाद मुंबई बम धमाके पर फैसला पार्ट 2 आने वाला है। मुंबई की टाडा अदालत अबू सलेम समेत 7 लोगों पर फैसला सुनाएगी। सभी आरोपी कोर्ट पहुंच चुके हैं। 1993 में बम धमाके में 257 लोगों की जान चली गई थी और इससे पहले याकूब मेमन को मुंबई बम धमाके में फांसी की सजा 2015 में दी जा चुकी है। इसीलिए हम इस फैसले को फैसला पार्ट 2 का नाम दे रहे हैं। आपको याद होगा 2015 में याकूब मेमन को इन्हीं बम धमाकों के सिलसिले में फांसी पर लटकाया गया था और अब आज 7 जो बाकी आरोपी हैं उन पर दोष तय होंगे। ये किन किन धाराओं के तहत दोषी हैं, आज इस पर टाडा कोर्ट का मुंबई में फैसला आ जाएगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही घिनौना अपराध किया है इन 7 आरोपियों ने। 12 मार्च 1993 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब 257 निर्दोष लोग मारे गए थे। अच्छा, अभी मेरे साथ मेरे 2 संवाददाता इसी बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश पांडे जुड़ गए हैं न्यूज रूम से और साथ ही मेरे साथ ताजा अपडेट देने के लिए सत्य प्रकाश मेरे संवाददाता जुड़ गए हैं मुंबई से, कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी सत्य प्रकाश का। सत्य प्रकाश, कितनी देर में फैसला आ जाएगा? मैत्री, सुनवाई शुरू हो चुकी है, किसी वक्त भी फैसला आ सकता है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कोर्ट के बाहर किस तरह से हलचल बढ़ गई है और यहां पे देख सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं बाहर आ गए हैं। किसी वक्त भी फैसला आ सकता है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आरोपी आ चुके हैं और किसी वक्त फैसला आ सकता है। अच्छा, तो ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। जाहिर सी बात है 7 बड़े आरोपी जो हैं इस वक्त कोर्ट में हैं। फैसला आने वाला है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में रहना था, सभी पहुंच चुके हैं और सुनवाई इस पूरे केस की जो है वो मार्च में खत्म हो गई थी। अब आज इसका इंतजार हो रहा है कि किन धाराओं के तहत इन 7 लोगों पर आरोप जो है वो इनको दोषी करार दिया जाएगा, किन धाराओं के तहत। अच्छा, और जानकारी के लिए सीधे चलते मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राकेश, 2 जानकारियां आप जल्दी जल्दी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 7 आरोपी हैं जिन पर आज किन धाराओं के तहत दोष तय होंगे, ये आज फैसला आ जाएगा। ये कौन कौन है, इसमें सबसे बड़ा नाम अबू सलेम क्यों है और कौन कौन किस किस चीज में इनकी संलिप्तता अभी तक नजर आई है, अभी तक जो भी ट्रायल्स और हियरिंग्स हुई हैं उसमें? जी मैत्री, देखिए, सबसे पहले फैसला पार्ट 2 है। फैसला पार्ट 2 क्यों है इसकी वजह आपने बता दी, क्योंकि 2006 में एक फैसला आया था और उसके बाद याकूब मेमन को फांसी दी गई थी। अच्छा, ये आगे बढ़ेंगे। जिन 7 आरोपियों पर आज फैसला आने वाला है कोर्ट का, वो 7 नाम है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, रियाज सिद्दीकी, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कयूम का। अबू सलेम का नाम इसलिए इसमें सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि अबू सलेम की गिरफ्तारी होती है 2002 में पुर्तगाल में एक रेस्टोरेंट के अंदर मोनिका बेदी के साथ। इसको बाद में प्रत्यर्पित किया गया था। 2005 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी और उसके मुताबिक प्रत्यर्पण जो संधि रही है पुर्तगाल के साथ, उसके मुताबिक आप फांसी की सजा यानी सजाए मौत आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अबू सलेम को भारत लाया जाता है। अबू सलेम से भारत की लगभग सारी एजेंसियां पूछताछ करती हैं और अबू सलेम के एक बारिया बयान के आधार पर इस सिद्दीकी और शेख की गिरफ्तारी होती है। इस मामले की कुछ और परतें खुलती हैं, तो इसलिए अबू सलेम का नाम सबसे अहम हो जाता है। अबू सलेम का नाम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस पूरे मामले में सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। तो अब यह देखना होगा कि अब जबकि फैसला आने वाला है, जिस तरीके से अभी सत्य प्रकाश ने बताया कि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, तो वो फैसला क्या होगा, क्योंकि 2015 में एक पहले से ही सजा दी जा चुकी है। अबू सलीम को बिल्डर प्रदीप जैन मर्डर मामले में सजा दी जा चुकी है और आजीवन कारावास की सजा वो पहले से ही काट रहा है। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या अलग धाराएं लगती हैं, किन अलग धाराओं में क्या कुछ कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाता है या फिर कोई खास टिप्पणी की जाती है क्या अबू सलीम को लेकर, ये देखना भी बड़ा अहम रहेगा। और ये बताने की बात नहीं है कि मैत्री ये कितना बड़ा ये धमाके थे। 12 धमाके 12 मार्च को हुए थे। उसके बाद 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और जिस लेवल पर आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला ऐसा मौका था कि एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल रहा हो। तो जाहिर सी बात है वो हमला, वो धमाका जो था वो पूरी साजिश थी। और जो अलग अलग 7 आरोपी हैं, देखिए, जो अबू सलेम पर आरोप है विस्फोटकों को अलग अलग जगह पर पहुंचाने का और उसके साथ ही जो AK-47 राइफल बार बार घूमी थी
संजय दत्त के घर पहुंची, फिर उसके बाद वहां से जबुनिशा तक पहुंची। हालांकि अबू सलीम ने अपने बयान में यह कहा गया था कि जिस लकड़ी के बॉक्स में राइफल रखी गई थी उसे यह नहीं पता था कि उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर है क्या चीज। वो उस वक्त इस बात से अनजान था, और जिस वक्त उसके सामने ये बात आई कि उसके अंदर AK-47 राइफल रखी। अच्छा, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अबू सलेम दोषी करार दे दिया गया है। किन किन मामलों में अभी राकेश पांडे इसी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनके ऊपर कौन कौन से आरोप हैं, और अब ये ताजा जानकारी मिल रही है कि अबू सलेम को दोषी करार दे दिया है टाडा कोर्ट ने। तो बड़ी खबर, जिस चीज की उम्मीद थी, जिसके लिए इतने सारे लोग इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था, जिसके लिए वो तमाम परिवार इंतजार कर रहे थे, जिनके परिवार वालों की जान गई थी, बच्चे मर गए थे कई, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। अबू सलेम दोषी करार दे दिया गया है। मुंबई बम धमाके में अबू सलेम को दोषी करार दिया है टाडा कोर्ट ने। 93 के मुंबई ब्लास्ट केस में अबू सलेम दोषी करार दे दिया जा चुका है। मेरे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं कोर्ट के बाहर से, उनसे भी ताजा अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई बम धमाके में अबू सलेम को दोषी करार दे दिया गया है। सबसे बड़ा आरोप उसके ऊपर जो था वो यही था कि उसने गुजरात से मुंबई कई अम्युनिशन को ट्रांसफर किया था। हालांकि अपनी तरफ से उसने यही आलिबाई दिया था कि उसको पता नहीं है कि उस लकड़ी के बक्से में क्या है, लेकिन परत दर परत कई चीजें खुलती चली गई और अब 24 साल बाद ये बड़ा फैसला आ रहा है, दोषी करार दिया गया है अबू सलेम को। मेरे साथ मेरे संवाददाता सत्यप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, ताजा अपडेट। मैत्री, जो अभी खबर आ रही है कोर्ट के अंदर से कि मुस्तफा डोसा है जो उनको दोषी करार दिया गया है। जो 7 आरोपी हैं, पहले आरोपी जो मुस्तफा डोसा है उनके ऊपर आरोप तय हो गया है, उनको दोषी करार दिया गया है। अब बचाव पक्ष और सरकारी वकील में जिरा होगा, इसके बाद सजा का फैसला होगा। लेकिन जो 7 में से पहले आरोपी है मुस्तफा डोसा, उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अच्छा, तो 2 लोग हैं, अबू सलेम और मुस्तफा डोसा जो है वो दोनों दोषी करार दे दिए गए हैं। इनको मिला के 7 आरोपी हैं, टोटल 7 आरोपी हैं, जिन पर धीरे धीरे अब लगता है कि वर्डिक्ट जो है वो सामने आएगा, फैसला आएगा, किन धाराओं के तहत ये दोषी है, ये फैसला सुनाएगा कोर्ट अभी। अच्छा, राकेश पांडे के पास चलती हूँ। राकेश, क्या आपके पास इसकी जानकारी है कि मुस्तफा डोसा कौन कौन से आरोप उनके ऊपर थे? देखिए मैत्री, मुस्तफा डोसा पर जो आरोप थे वो भी गंभीर आरोप थे। आरोप ये थे कि हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन तो था ही, साथ ही इस पूरे मामले की साजिश रचने और पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलवाने का भी आरोप था। तो ये जाहिर सी बात है, और इसीलिए आप देखिए जब फैसले आने अब जब शुरू हो गए हैं, अबू सलीम दोषी करार दिया गया, उसके बाद मुस्तफा डोसा दोषी करार दिया गया, तो जिन पर गंभीर आरोप है देखिए उन पर फैसला पहले आ रहा है। मुस्तफा डोसा बहुत बड़ा नाम इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान में ले जाकर ट्रेनिंग दिलवाने और उसके बाद हथियारों की ट्रांसपोर्ट जो पहुंच थी उनकी वो आसान बनाई थी मुस्तफा डोसा ने। बिल्कुल, तो पाकिस्तान से सीधे सीधे तार जुड़े थे। इन मुंबई ब्लास्ट के बाद सीधे सीधे ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान से जुड़ गई थी, और इसका मास्टरमाइंड माना जाता है दाऊद इब्राहिम, जिसने वहां पे बैठकर इन पूरे धमाकों को ऑर्केस्ट्रेट किया था। इस केस में वो एब्सकॉन्डिंग है, हालांकि ये हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। और अब ये बड़ा फैसला, इस केस में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। 7 आरोपियों पर आज फैसला सुनाएगा, जिसमें कोर्ट, और इनमें से 2 आरोपी जो हैं, जैसा कि सत्यप्रकाश बता रहे हैं, अबू सलेम और डोसा, इन दोनों पर ये दोनों दोषी करार दे दिए गए हैं। आरोप क्या क्या थे ये राकेश पांडे ने बताया, और ताजा जानकारी ले लेते हैं सत्यप्रकाश से। सत्यप्रकाश, और भी ताजा जानकारी क्या आ रही है? मैत्री, फिलहाल जो मुस्तफा डोसा है उनको दोषी करार दे दिया गया है, और धीरे धीरे जो 7 आरोपी हैं उनका जो आरोपी है उनको फैसला करने से अदालत शुरू कर दिया है, और थोड़ी देर बाद 7 आरोपियों के ऊपर फैसला शुरू हो जाएगा, फैसला दे देगा कोर्ट। और इसके बाद कहीं न कहीं फैसला आने के बाद, दोषी करार होने के बाद जिरा होगी, जिरा के बाद सजा का फैसला होगा। अच्छा सत्यप्रकाश, ये बताइए कि 7 आरोपी, क्योंकि ये इतने ऐसे क्रिमिनल्स हैं, 7 इस वक्त कोर्ट के अंदर हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? बाहर काफी पुलिस नजर आ रही होगी आपको।
जी मैत्री, सातों आरोपी कोर्ट के अंदर हैं और मैं फिलहाल कोर्ट के बाहर का आपको दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से 93 ब्लास्ट का आज फैसला आ रहा है, आज आरोपियों पे दोषी करार देगा अदालत, जो भी फैसला देगा। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पे जो गाड़ियां आ रही है अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और देख सकते हैं कि बाहर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और अंदर भी जो गेट है देख सकते हैं कि वो गेट को अच्छा, मुस्तफा दोसा और मोहम्मद दोसा ये दोषी करार दिए जा चुके हैं सत्यप्रकाश? मोबाइल अलाउड नहीं है। एक सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि एक मैत्री, फिलहाल अभी मुस्तफा डोसा के जो खबर आई है कि मुस्तफा डोसा को उनको दोषी करार दिया गया है। फिलहाल अब्दुल सलेम की खबर अभी फिलहाल नहीं है, ये जो हमें जानकारी मिली। हमारे सहयोगी राजेश कुमार अंदर है। अच्छा, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, मुस्तफा डोसा का भाई जो कि मोहम्मद डोसा है वो भी दोषी करार दिया जा चुका है। धीरे धीरे करके फैसले आ रहे हैं, एक एक करके जो बड़े बड़े ये क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे इसमें, बड़े बड़े ये डॉन्स इन्वॉल्व थे, उन पर ये इन धमाकों में उन पर ये फैसले आ रहे हैं। और अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक मोहम्मद डोसा जो कि मुस्तफा डोसा का भाई है, ये दोनों दोषी करार दिए जा चुके हैं। मुस्तफा हत्या और साजिश का दोषी करार दिया गया है। मुंबई बम धमाके में मुस्तफा दोषी करार दिया जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो आपको बता दें कि इस पूरी हियरिंग में और इस पूरे फैसले में 7 आरोपी हैं जिन पर आज फैसला आना है। अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, ताहिर मर्चेंट, रियाज सिद्दीकी, अब्दुल कयूम शेख और करीमुल्लाह खान। धीरे धीरे करके इन सभी क्रिमिनल्स पर फैसला सुनाया जा रहा है। इनके किन किन धाराओं के तहत ये दोषी करार दिए जाएंगे ये अब देखना बाकी होगा। एक एक करके सभी ये जो आरोपी हैं इन पर फैसले आ रहे हैं। मुस्तफा डोसा का भाई मोहम्मद डोसा भी दोषी करार दिया जा चुका है और हत्या का ये आरोपी है। हत्या और इस पूरे मामले में साजिश का इसको दोषी करार दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये 7 आरोपी जिन पर धीरे धीरे फैसले आ रहे हैं। मुस्तफा डोसा का भाई मोहम्मद डोसा भी अब दोषी करार दिया गया है। इन दोनों की ही बहुत काफी हद तक इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई बम धमाके में मुस्तफा डोसा दोषी करार दिया गया। फिरोज अब्दुल राशिद को भी दोषी करार दिया है टाडा कोर्ट ने। मुंबई बम धमाके में मुस्तफा डोसा दोषी करार दे दिया गया है। और मेरे साथ और ताजा अपडेट के लिए जुड़ गए मेरे संवाददाता राजेश, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी मिल रही है राजेश? मुस्तफा डोसा को दोषी करार दिया और साथ ही फिरोज राशिद खान, उन दोनों को दोषी करार दिया। फिरोज मुस्तफा डोसा को कोर कॉन्स्पिरेटर बताया गया है और ये भी कोर्ट ने कहा है कि दुबई में दाऊद इब्राहिम के घर में जो कॉन्स्पिरेसी को लेकर, षड्यंत्र को लेकर जो मीटिंग हुई थी उसमें मुस्तफा डोसा शामिल था। साथ ही इसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवाज साफ नहीं आ रही है। हमारे संवाददाता से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये कि मुंबई बम धमाके में मुस्तफा डोसा और फिरोज अब्दुल राशिद दोनों ही दोषी करार दिए गए हैं और इनको मुख्य कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप जो है इन पर लगा हुआ था और उसी के तहत इनको दोषी करार दिया गया है। मेरे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्ट एनके सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 2 लोग दोषी करार दिए गए हैं, इसके अलावा 5 और हैं। जी हाँ, 7 हैं टोटल। और ये देखिए सेकंड लेग है। फर्स्ट लेग में 100 लोगों को दिया गया था, दोषी करार दिया गया था। उसमें कुछ लोगों को फांसी हुई, कुछ लोगों को आजीवन कारावास हुआ, 23 लोगों को छोड़ दिया गया था। जी। लेकिन ये सेकंड लेग है और 24 साल बाद ये फैसला आ रहा है। आपको याद होगा कि फर्स्ट लेग का फैसला 2007 में आया था जी। और उसके बाद याकूब मेमन को फांसी दी जानी थी, जो कि दी गई 2015 में। 2015 में जब ये फांसी दी गई तो उस समय भी काफी कुछ आपको याद होगा कि रात में सुप्रीम कोर्ट बैठा, पूरी रात हियरिंग चली क्लीमेंसी के उसको लेके, एग्जेम्पशन को लेके कि इनको फांसी न दी जाए। उसके बाद राष्ट्रपति के यहां से भी नई क्लीमेंसी पिटीशन खारिज हो गई।
ये आज जो हो रहा है ये बहुत सीधी सी बात है कि उसी केस का एक्सटेंशन है। हालांकि इसमें डिफेंस काउंसिल ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, एक ही क्राइम में आप 2 फेजेस में कैसे चला सकते हैं। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और इस पे हम चर्चा भी करेंगे कि दरअसल ये जो डिफेंस है, जो कि इन आरोपियों के वकील हैं, उनकी क्या दलील है। क्योंकि सर जैसा बता रहे हैं कि पहला जजमेंट जो इसमें एक तरह से है फैसला, वो 2007 में आया था, जिसमें 100 लोग दोषी करार दिए गए थे और इनमें से कुछ लोगों को फांसी हुई थी। और क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, कानूनी पेच क्या है, क्या क्या हो सकता है, सब चीजों पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और ताजा अपडेट जो कोर्ट से आएगा उससे भी आपको अवगत कराते रहेंगे। बहरहाल यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जिस पर अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई बम धमाके में अब तक 7 में से 4 दोषी करार दिए जा चुके हैं। मुस्तफा दोसा, फिरोज राशिद दोषी करार दिए जा चुके हैं। ताहिर मर्चेंट और करीमुल्लाह को भी दोषी करार दिया जा चुका है। मुंबई धमाके पर 24 साल बाद फैसला पार्ट 2 आया है। 7 आरोपियों में से 4 को दोषी करार दिया गया है, जबकि अबू सलेम समेत 3 पर फैसले का इंतजार है। मुस्तफा दोसा, फिरोज अब्दुल रशीद, ताहिर मर्चेंट और करीमुल्लाह को दोषी करार दे दिया गया है, जबकि अबू सलेम और उसके अलावा 3 और हैं जिस पर फैसला आना अभी बाकी है, उनको दोषी करार दिया जाना अभी बाकी है। तो करार दे दिया गया है, जबकि अबू सलेम और उसके अलावा 3 और हैं जिस पर फैसला आना अभी बाकी है, उनको दोषी करार दिया जाना अभी बाकी है। तो 7 आरोपियों में से 4 दोषी करार दिए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, इंतजार अब है कि बाकी जो बचे हुए 3 लोग हैं उन पर क्या दोष जो है वो साबित होता है। ये देखिए, ये तस्वीरों के साथ हम उन लोगों के नाम आपको दिखा रहे हैं, उन क्रिमिनल्स के नाम दिखा रहे हैं जो दोषी करार दिए जा चुके हैं। मुस्तफा दोसा, मुंबई ब्लास्ट पार्ट 2 हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले 2015 में याकूब मेमन को फांसी पर लटकाया गया था और 2007 में पहला फैसला आया था जब 100 लोगों को कन्विक्ट किया था टाडा कोर्ट ने। देखिए, दूसरा ताहिर मर्चेंट, इसको भी दोषी करार दिया जा चुका है। फिरोज अब्दुल रशीद भी दोषी करार दिया जा चुका है और करीमुल्लाह खान, ये भी दोषी करार दिया जा चुका है। अबू सलेम बचे हैं, रियाज बचे हैं, रसीद बचे। बिल्कुल, तो मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो अब 3 लोग बचे हुए हैं। अबू सलेम बचा हुआ है जिस पर काफी नजरें हैं और रियाज और रशीद बचा हुआ है। सर, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें अबू सलेम पर क्या फैसला आता है इसी पर है, क्योंकि अबू सलेम एक्चुअली उसका मास्टरमाइंड था। रियाज और रशीद तो इनके ऑपरेटर्स थे। अबू सलेम के पास बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो उस समय जो केस बना था उसमें अबू सलेम एक मेन आदमी था इस पूरे उसमें। लिहाजा जो कल्पेबिलिटी है, जब कोर्ट डिसाइड करेगा, मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में आ जाएगा फैसला, जी। उसमें अबू सलेम को ये बात अलग है कि अबू सलेम उस समय एक मास्टरमाइंड था। वो डायरेक्ट कल्पेबिलिटी में जो होता है प्लानिंग करने में, ये ऑपरेशनल उसमें नहीं था, लेकिन अबू सलेम मेन आदमी था उसके पीछे। और उस जमाने में दाऊद इब्राहिम का ये काफी क्लोज हुआ करता था। तो अबू सलेम को छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अबू सलेम को कहीं से भी कोई रिलैक्सेशन देने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटॉर्शन वगैरह की मुंबई में अलग से केसेस हैं। जो एक्सटॉर्शन के केसेस हैं तमाम हैं, वो एक अलग से हैं। और जो संजय दत्त को दी गई थी, हथियार दिए गए थे, उस हथियार के में जो ओरिजिनल वो था कल्पिट था, वो अबू सलेम ही था। याकूब मेमन वहां जाके उठा लाए थे हथियार। जब 2 दिन हो गया था तो 2 दिन बाद उठा लाए थे। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी स्थिति में कोर्ट जब यह फैसला लेगा तो अबू सलेम को कोई भी रिलैक्सेशन देने का सवाल नहीं उठता, जहां तक केस की स्टडी हमने की है। लेकिन सर, रिलैक्सेशन की बात नहीं उठती है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि हमने जब पोर्चुगल से हम उसको यहाँ लाए थे तो इसी समझौते पर लाए थे कि कुछ भी हो जाए, मौत की सजा तो हम उसको दे ही नहीं सकते। नहीं, वो ठीक है, वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मौत की सजा अगर आप नहीं दे सकते, तब फिर ये होगा कि सेम केस में आपने याकूब मेमन को कैसे दे दिया।
लिहाजा ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए एक चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है। और ये हो सकता है कि इसके देने के बाद हायर कोर्ट में जाए, वहां से गवर्नमेंट से कहा जाए कि भाई इसको एग्जेम्प्ट करवाइए, ये जो कंडीशन आपने पोर्चुगल से लिया है इसको एग्जेम्प्ट करवाइए, क्योंकि तब आप एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस आ जाएगा कि याकूब मेमन को आप फांसी देते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो पोर्चुगल में है और पोर्चुगल गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखा है आप इसको छोड़ देंगे, तो याकूब मेमन के लोग भी तो ये कह सकते हैं ना कि अगर वो इंडिया में न रहता तो शायद वो भी यही स्थिति होती। तो मुझे लगता है कि ये कोर्ट के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये बात हो रही है ऐसे धमाकों की जिसमें 257 लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे, उसमें कई बच्चे शामिल थे। वो सारी फैमिलीज इस फैसले का इंतजार कर रही हैं, इतने सालों से इंतजार कर रही हैं। 24 साल का वक्त लग गया है और इसी फैसले पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे संवाददाता सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं कोर्ट के बाहर से। अच्छा, और वो इस वक्त एक बड़ी खबर भी देंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है अबू सलेम दोषी करार, अबू सलेम जो है वो दोषी करार दिया जा चुका है। जी सत्य प्रकाश, क्या अपडेट मिल रही है? मैत्री, अबू सलेम को दोषी करार दिया है कोर्ट ने। जो 5 आरोपी हैं, 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है 93 ब्लास्ट मामले में। और अभी जो 2 आरोपी हैं उनकी सुनवाई चल रही है। अबू सलेम को सबसे बड़ी है कि अबू सलेम को दोषी करार दिया है। अब इस पे बहस होगी कि सजा का क्या होगा। फिलहाल कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आ रही है, अबू सलेम दोषी करार दिया जा चुका है। और कुल मिलाकर अब 5 आरोपी हैं जो दोषी करार दिए जा चुके हैं, यानी कि सिर्फ 2 बचते हैं। उनके ऊपर क्या फैसला लेती है कोर्ट, इसका इंतजार हम कर रहे हैं। और सजा पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब दूसरी जिरह शुरू होगी कि जितने दोषी करार दिए गए हैं, इन जिन धाराओं के तहत इनको दोषी करार दिया गया है, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। और इसी पर हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2005 में जब अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था, तो इसी शर्त पर पोर्चुगल ने उसको दिया था भारत को कि आप इसको फांसी की सजा नहीं देंगे। सत्य प्रकाश के पास कुछ अपडेट है, हमारे संवाददाता जो कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार, मैत्री हमारे साथ राजेश कुमार आ चुके हैं। वो कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ सारी जानकारी देंगे। क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले मुस्तफा डोसा को जो है कोर्ट ने दोषी ठहराया। मुस्तफा डोसा के बारे में कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है अपने ऑर्डर में, उसमें साफ कहा है कि कोर ग्रुप में, कॉन्स्पिरेटर यानी षड्यंत्रकारियों के कोर ग्रुप में ये शामिल था। दाऊद इब्राहिम के घर व्हाइट हाउस में दुबई में जो मीटिंग हुई थी पूरे षड्यंत्र के, उसमें मुस्तफा डोसा और उसका जो भाई है जो भी फरार है मोहम्मद डोसा, वो शामिल थे। साथ ही मुस्तफा डोसा के घर में दुबई में जो मीटिंग हुई है कॉन्स्पिरेसी को लेकर, उसमें भी ये शामिल था। ये वही शख्स है जिसने हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि हथियारों का जो जखीरा है वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुंचेंगे, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे पहुंचेंगे, उसकी पूरी जो है व्यवस्था इसी ने की थी। साथ ही जो लोग पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे उसकी भी व्यवस्था मुस्तफा डोसा ने की थी, यानी कि कोर कॉन्स्पिरेटर जो है वो इसे कहा गया है। अब अबू सलेम को भी कोर्ट ने अभी कुछ ही सेकंड पहले जो है वो दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि अबू सलेम भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, कोर कॉन्स्पिरेटर था, इसे पता था कि क्या होने वाला है। यही वजह है कि हथियारों की डिलीवरी लेने, जो हथियार मुंबई को दहलाने के लिए भेजे गए थे, उसकी डिलीवरी लेने के लिए ये भरूच गया था और वहां से ये आया और बाद में उसे संजय दत्त को वो हथियार डिलीवर किए। बाद में उन हथियारों को 3 हिस्सों में बांट के टाइगर मेमन के घर में, कादरी के घर में और एक जगह और 3 जगहों पर रखा गया था। यानी कि अबू सलेम, मुस्तफा डोसा कोर कॉन्स्पिरेटर थे। इन्हें पूरी तरीके से पता था कि मुंबई में आखिर क्या होने जा रही है। वजह की कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया है। इन्हें हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया है, हत्या करने की कोशिश के जुर्म में दोषी ठहराया गया है, एक्सप्लोजिव एक्ट के में दोषी ठहराया गया है, टाडा के अलग अलग धाराओं में इन्हें दोषी ठहराया गया है, एक्सप्लोजिव एक्ट में इन्हें दोषी ठहराया गया है। साथ ही कोर्ट ने बताया कि जो प्रोसिक्यूशन प्रूफ करने में कामयाब रहा है वो ये कि इन लोगों ने जो हरकतें की थी वो इसलिए ये जो मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी, वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो देश में दंगे हुए थे उसमें ये बदला लेना चाहते थे, हिंदुओं को मारना चाहते थे, ऐसा कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। साथ ही पुलिस वालों को निशाना बनाना चाहते थे, राजनीतिज्ञों को निशाना बनाना चाहते थे और यही वजह है कि इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची है। जो बाकी के अक्यूज्ड हैं, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला, उन्हें भी दोषी ठहराया गया है। करीमुल्ला और ताहिर मर्चेंट पर फाइनेंस यानी कि
पूरे इस साजिश के लिए पैसे कहां से आएंगे वो इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और ये प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी पक्ष जो है वो ये प्रूफ करने में कामयाब रहा है, साबित करने में कामयाब रहा है कि इन लोगों का इस बम धमाके के षड्यंत्र से सीधा सीधा हाथ था, षड्यंत्रकारी थे ये लोग, कोर मेंबर्स थे, ऐसा कोर्ट ने कहा है। फिलहाल 5 लोगों को जो है वो दोषी करार दे दिया है कोर्ट ने, 2 अभी और बाकी हैं, उनके बारे में भी फैसला जल्द आएगा। बॉडी लैंग्वेज कैसा था अबू सलेम का और मुस्तफा डोसा? मुस्तफा डोसा और अबू सलेम कोर्ट में देर से पहुंचा, तकरीबन 11:45 पर अबू सलेम कोर्ट में पहुंचा है। वो नवी मुंबई के तलोजा जेल में उसे रखा गया है। यही वजह है कि उसे यहां तक सेशन कोर्ट में लाने में वक्त लगा है। 11:45 में जब वो आया, उसके बाद जज जो है GS हनफ, जो 2012 से इस मामले की सुनवाई देख रहे हैं, वो कोर्ट में आया और उन्होंने फैसला जो है वो पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बताया, सबसे पहले जो है मुस्तफा डोसा का नाम लिया और उसे दोषी करार दिया। मुस्तफा डोसा और अबू सलेम दोनों बहुत ज्यादा विचलित दिख रहे थे कोर्ट में। ऐसा लग रहा था कि जैसा आज वो घड़ी है जब उनको गुनाहों की सजा मिलने वाली है। दूसरा बचाव पक्ष की तरफ से कुछ अपील की गई। अभी देखिए पूरा फैसला नहीं आया है, अभी 5 लोगों को दोषी ठहराया गया। धीरे धीरे जाके फैसला आएगा और जो 2 लोग बचे हैं उन पर भी फैसला आना बाकी है, तो उनके ऊपर क्या फैसला आता है ये भी देखना होगा। मेरे साथ वरिष्ठ वकील एजाज नकवी जी जुड़ गए हैं। एजाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। तो इंतजार जो है इतना लंबा, कई लोगों का खत्म हुआ है, पूरा हिंदुस्तान इस वर्डिक्ट के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन अब दूसरी जिरा जो होगी इसके बाद कि किसको क्या सजा मिलेगी, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कानूनी पेच क्या होंगे, क्या क्या हो सकता है? देखिए, अभी इन सबों को जो है आर्म्स एक्ट में और टाडा में सजाएं दोषी करार दिए जा रहे हैं जी। और इसके बाद में ये जज साहब का विशेषाधिकार है कि वो सजा कितनी दी जाए, ये इसकी तिथि वो बताएंगे। इन्हीं आरोपियों के वकील को, सरकारी वकील से पूछेंगे। अगर ये मंडे या आने वाले सैटरडे को रखा जाता है मैटर, तो ये मंडे या सोमवार या ट्यूसडे को कितनी सजा इनको दी जाए इसकी तिथि निर्धारित होगी और उसी दिन इनको फांसी दी जाए या उम्र कैद दिया जाए, यह डिसाइड हो जाएगा। सर, मतलब कुछ ही दिन का वक्त इसका मतलब लगेगा, सजा कब तक हो पाएगी? क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब जिरा होगी, उसमें भी बहुत लंबा समय लगेगा और फिर ऐसे ही 24 साल हो चुके हैं। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। ये वकील तो कुछ इसमें डिले हुआ है वकीलों की तरफ से। ये कोर्ट का रिकॉर्ड भी बोलता है कि जानबूझ करके मुस्तफा डोसा वगैरह ने इसमें डिले किया है, लेकिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो कहलाता है, यानी कि कितनी सजा दी जाए, तो उसमें 2 ही चीज है। एक तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस साबित हो चुका है, बिल्कुल। इसमें बहुत से लोगों की जानें गई हैं, देश के ऊपर हमला हुआ है और ये आरोपी भी कहीं ना कहीं कुख्यात आरोपी हैं, तो इस वजह से इनके पास बहुत ज्यादा जो है आर्गुमेंट की चांस नहीं है। ये ट्यूसडे या मंडे में ही कंक्लूड होने वाला है कि इनको कितनी सजा दी जाए और ऑलरेडी 24 साल दिए जा चुके हैं, इसकी वजह से और ज्यादा इसमें डेट और तारीखें नहीं पड़ने वाली हैं। और उसके बाद इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई जो है फोरम नहीं है, हाई कोर्ट इसमें ऐसे केसेस में नहीं जाया जाता है। अब इनको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है, अब वहां पर इनकी अपील सुनी जाएगी। जी बिल्कुल। तो ऐसा, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अब क्योंकि ये फैसला आने के बाद, दोषी करार दिए जाने के बाद एक लंबी जिरा होगी, उसके बाद सजा तय होगी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये जिरा भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और जल्द से जल्द इन लोगों को सजा मिलेगी। मेरे साथ मेरे 2 संवाददाता कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश हैं और उनके साथ राजेश हैं, जो कोर्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हलचल है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, उससे पल पल हमें अवगत करा रहे हैं। क्या क्या जानकारी मिल रही है सत्य प्रकाश?
मैत्री, कोर्ट के अंदर हमारे सहयोगी राजेश कुमार थे। कैसी हलचल थी कोर्ट के अंदर और किस तरह से माहौल था? देखिए, कोर्ट रूम सवेरे से 10 बजे से ही पैक था। आरोपी जो थे, बाकी 4 आरोपी जो थे, वो शुरू में वो अतर जेल में थे, इसलिए वहां यहाँ पे ले आया गया था उन्हें जल्दी। लेकिन बाकी के 3 आरोपी, जिसमें अबू सलेम भी शामिल था, वो नवी मुंबई के तलोजा जेल में उसे रखा गया था। उसे यहां तक लाने में काफी वक्त लगा। ठीक 11:45 पर अबू सलेम जो है वो कोर्ट में पहुंचा। यही वजह थी कि जज जो थे वो इंतजार कर रहे थे आरोपियों के कोर्ट पहुंचने का। और जैसे ही अबू सलेम कोर्ट पहुंचा और बाकी के 2 आरोपी कोर्ट पहुंचे, तकरीबन 12 बजे के करीब में जज जीएस अनब, जो 2012 से इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, वो कोर्ट में आए और उन्होंने अपना फैसला जो है वो पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला नंबर मुस्तफा दोसा का आया और मुस्तफा दोसा का क्या रोल रहा है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, इस पूरे षड्यंत्र में, वो बताया गया। मेन कॉन्स्पिरेटर, कोर कॉन्स्पिरेटर जो है वो बताया गया, जो जिन धाराओं के तहत उसे दोषी करार दिया गया है वो मैं आपको बता दूं। सेक्शन 3 सब क्लॉज 387 टाडा एक्ट के तहत उसे जो है वो दोषी करार दिया गया है। षड्यंत्र का वो हिस्सा, बिल्कुल। तो मुख्य षड्यंत्रकारी मुस्तफा दोसा था और मुख्य षड्यंत्रकारी अबू सलेम भी था। सर, ये बताइए कि अब दोषी करार दिए जा चुके हैं। एजाज सर ये भी कह रहे थे कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई और ये क्रिमिनल्स हैं, ऐसे कुख्यात क्रिमिनल्स हैं, तो अब रियायत की तो बात ही नहीं हो सकती है। नहीं, देखिए, बहुत बेसिक बात है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये इसलिए है कि ये तो ऑलरेडी ट्राई हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, याकूब मेमन के फांसी को लेके जा चुका है, लिहाजा वो इशू रहा नहीं। सेम केस है, लिहाजा इशू नहीं। हाँ, स्टेजेस 2 हैं। एक पहला स्टेज था, उसके पहले डिपोर्टेशन नहीं हुआ था, इसलिए इसको सेकंड फेज में करना पड़ा जब अबू सलेम को पकड़ा गया और वहां से डिपोर्ट किया गया। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे होता है, कल्पेबिलिटी को लेकर नहीं होगा। तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर लेकर अब जाके चर्चा होगी और कुछ ही दिन में इस पर भी फैसला आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पी मैत्री त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई धमाके पर 24 साल बाद फैसला पार्ट 2 आ गया है। 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया गया है, जबकि कयूम शेख को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना। कोर्ट ने कहा कि अबू सलेम ने ही हथियारों की डिलीवरी की थी और उसे मालूम था कि मुंबई में क्या होने वाला है। कोर्ट ने मुस्तफा दोसा को भी साजिशकर्ता माना है। कोर्ट ने कहा कि धमाके से पहले दुबई में होने वाली बैठक में मुस्तफा शामिल था, उसके सामने ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, उसको एक एक चीज पता थी और वो साजिश है। कोर्ट ने कहा कि धमाके से पहले दुबई में होने वाली बैठक में मुस्तफा शामिल था, उसके सामने ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, उसको एक एक चीज पता थी और वो साजिशकर्ताओं में से एक था। तो 7 आरोपियों में से 6 दोषी करार दिए जा चुके हैं। कोर्ट में क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। सलेम को दोषी करार दिया गया है। अबू सलेम को मास्टरमाइंड बताया गया है। इस पूरी घटना के पीछे का मास्टरमाइंड अबू सलेम था। अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता कोर्ट ने करार दिया है। जो हथियारों की डिलीवरी थी वो अबू सलेम ने की थी। हालांकि बीच बीच में अबू सलेम ने बहुत सारी बातें कही। उसने कहा कि उसको पता नहीं था कि उस बक्से में क्या था। मुस्तफा दोसा भी मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया है। दुबई में धमाके करने के लिए जो मीटिंग्स हुई थी उसमें दोसा शामिल था। दाऊद के साथ बैठक में मुस्तफा दोसा शामिल था। और इसी बड़ी खबर पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ विशेष गेस्ट भी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, साथ ही मुंबई में एजाज नकवी सीनियर लॉयर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ कोर्ट के बाहर से मेरे संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर दीपक साल्वी जी जो सरकारी वकील थे वो आए हैं और वो मीडिया से बात करेंगे। आवाज जाएगा ना? जाएगा, सब बैठ जाइए। खड़ा रहेंगे। ऑडियो नहीं आएगा सर, ऑडियो नहीं जाएगा, बैठ जाइए। चलो ठीक है, बैठ गए अभी। सर मैंने हिंदी में बताइए।
फैसला जो आया उसके बारे में पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगा? फैसला आया है, हमें हिंदी में बताया आज का कोर्ट का जो फैसला था, क्या फैसला है? कोर्ट ने एक एक आरोपी का नाम लिया, उनके खिलाफ जो जारी किया। आज स्पेशल आज स्पेशल कोर्ट पर आज स्पेशल कोर्ट फॉर टाड़ा केसेस ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया, जहां पे 7 लोग एक्यूज थे उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है, आउट ऑफ विच 5 लोगों को सेक्शन 120 बी यानी कंस्पायरेसी के अंडर कन्विक्शन हुई है और एक को 3-3 ताड़ा के मुताबिक कन्विक्शन हुई है और एक एक्यूज को जो कयूम करके है उसको एक्विट कर दिया है। रोल क्या क्या बताया सर? अबू सलेम का मुस्तफा डोसा का रोल क्या बताया गया सर? पहला तो मुस्तफा डोसा का ये रोल था कि पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में वो मुस्तफा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई थी और वहां पे मुस्तफा डोसा खुद प्रेजेंट था, उसके साथ में दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे जिन्होंने वहां पे ये कंस्पायरेसी हैच की थी कि बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्यूनिशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो आरडीएक्स भेजेंगे और उसके साथ में बम ब्लास्ट करेंगे और राइट कराएंगे हिंदू लोगों के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा उठाव करेंगे। अबू सलेम का रोल क्या बताया सर? बेजिंग वॉर एग्जीक्यूशन में मुस्तफा डोसा का रोल अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले मुस्तफा डोसा क्लियर करता हूँ, भाई मत करो। मुस्तफा डोसा का रोल खत्म, मुस्तफा डोसा का बाद में ये रोल था कि उसने ये जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी उसमें जो तय किया गया था उसने पहले इनिशियल स्टेज लिया और उसने पहली कंसाइनमेंट 9/1/93 को दिघी जेटी पे भेजी, सेकंड कंसाइनमेंट फिर टाइगर ने लैंडिंग कर दिया था और थर्ड कंसाइनमेंट वापस मुस्तफा डोसा ने की थी। तो इस कंसाइनमेंट्स में जो भी माल भेजा था उसमें से कई सारा माल डायरेक्ट बॉम्बे आया था, कई वहां मुंब्रा आया था, कई वहां भरूच आया था। जो भरूच में जो माल गया था वो माल अबू सलेम ने भरूच से बॉम्बे लाया था और यहाँ आने के बाद में मुस्तफा डोसा और अनीस इब्राहिम के कहने पर कुछ माल संजय दत्त को दिया था, कुछ सलीम कुर्ला को दिया था और कई लोगों को दिया था और वो माल अबू सलेम के पूरे कंट्रोल में था जो उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो माल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। और जो ताहिर मर्चेंट जो है तीसरा आरोपी, वो इसमें कंस्पायरेसी में हर वक्त हर जगह पे था। उसने दुबई में रहकर यहाँ के जो भी यूथ जाते थे दुबई में उनको वो पूरा एंटरटेन करता था, उनको रहने के लिए खाने पीने का सब बंदोबस्त करता था। वहाँ से ये सब लोग मिलकर उनको पाकिस्तान भेजते थे, पाकिस्तान में उनका ट्रेनिंग होता था आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का और वो ट्रेनिंग लेके फिर वापस दुबई आते थे, दुबई से वापस इंडिया आते थे। और जब ये दुबई से पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान से दुबई वापस आते थे, उस वक्त पाकिस्तान ने इनको पूरा ग्रीन चैनल एंट्री देके रखा था। पीछे वजह भी कोर्ट ने बताई कि इस वजह से लोगों ने क्या वजह बताई? वजह ये थी कि जो ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था उसका रिवेंज लेने के लिए ये सारा कंस्पायरेसी हैच की गई थी। इनके निशाने पे एक तो पॉलिटिशियंस थे इंडिया के, हाई ऑफिसर्स थे, जो भी पुलिस ऑफिसर थे हाई लेवल पे उनके थे और हिंदूज थे। अब्दुल कयूम को छोड़ दिया गया। अब्दुल कयूम के अगेंस्ट कोर्ट ने ऐसा ये किया है कि एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट। तो क्या आप हायर कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे? दैट आई हैव टू सी। आई कांट टेल इमीडिएटली कि मैं हम लोग क्या करें। आई विल गिव माय ओपिनियन। सिर्फ टाटा के सेक्शंस में दोषी पाया गया है, बाकी रियाज सिद्दीकी को सिर्फ सेक्शन 3(3) पे किया है क्योंकि 120B का एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं आया। जो आरोपी फरार आरोपी जो है जो वांटेड दिखा है, ये फैसला उन पर किस तरह? ये फैसला उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी पहले का जो ट्रायल हुआ था उसमें जो भी एविडेंस आया था वो एविडेंस हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका पूरा
या जो ये था डिसीजन था वो आज डिसाइड होने वाला था, और आज ये कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो पूरा एविडेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, और वो यूज करके ही कोर्ट ने कन्विक्शन किया। के बारे में विस्तार से बताएं, क्या उसके आरोप है, किस तरह से दोष साबित हुए हैं, क्या क्या रोल अबू सलेम के अगेंस्ट सब, और जो ये है 120B रेड विद ऑल सेक्शंस, ऑलमोस्ट ऑल 302, 307, 121, सॉरी नॉट 121, 201, ये सब ऑफेंसेस प्रूव हुए हैं ऐसे कोर्ट में। वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन में क्या कारण था? वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन का जो चार्ज नहीं माना, वो कारण अभी मुझे मालूम नहीं है। तो उस पर प्रोसिक्यूशन का क्या स्टैंड होगा? प्रोसिक्यूशन किस तरह की सजा के ऊपर? सजा पे लेट मी फर्स्ट स्टडी कुछ आरोपियों आज करने के बाद ये इंटरव्यू हम लोग उस दिन करेंगे। कुछ आरोपियों ने अपनी पहचान को लेकर भी दावा किया था, कोर्ट में दावा नकारा है। फिरोज अब्दुल रशीद खान करके एक्यूज था, उसने ये कहा था कि मैं हमजा अब्दुल रशीद खान हूँ, उसका स्टेप ब्रदर हूँ, और उसने बहुत सारी चीजें पैदा की थी, जैसे कि रेशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, लेकिन वो सब हम लोग ने सीबीआई ने बहुत अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसको खारिज कर दिया। कईयूं पे क्या चार्जेस थे जरा बताओ? कईयूं पे ये चार्जेस थे कि अबू सलेम ने उसके कन्फेशन में ये कहा था कि ये सारा जो माल है वो अनीस का और कईयूं का है। तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस करते हैं कुछ 19 तारीख को कोर्ट ने डेट दी है, वहाँ से आर्ग्यूमेंट चालू हो जाएंगे। सर मराठीमध्ये सांगा आता काय झालं आज कोर्टामध्ये? आज स्पेशल कोर्ट टाडा केसेस जे आहे मुंबई। तो ये सालवे साहब थे जो कि सरकारी वकील हैं। मेरे साथ एडिटर न्यूज आंचल आनंद भी जुड़ गई हैं। आंचल जी, इस पूरे जजमेंट के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले मैत्री तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अंग्रेजी में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये कहीं ना कहीं वही मामला लगता है। 25 साल बाद लगभग इस मामले में फैसला आया है, और ये जो फैसला है ये बिग फिश के अगेंस्ट है। इससे पहले जो याकूब मेमन को अगर छोड़ दिया जाए तो इससे पहले भी जो 1993 के बम धमाकों का फैसला आया था जिसमें कन्विक्शन हुई थी, जो बॉम्ब प्लांटर्स थे, जो ग्राउंड्समैन थे, उनको सजा सुनाई गई थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की गई थी। लेकिन अभी ये जो मुख्य रूप से जो कन्विक्शंस आई हैं 25 साल बाद आई हैं, ये बिग फिश के अगेंस्ट है। ये वो लोग हैं जो मेन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, जिन्होंने ये डिसाइड किया। 15 के करीब मीटिंग्स हुई थी कि मुंबई को कैसे दहलाना है और मुंबई की हमेशा के लिए शक्ल बदल के रख दी। अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये 6 लोग हैं जिनको आज दोषी करार दिया गया है। लेकिन एक बात यह भी है मैत्री कि इसमें जो सबसे बड़ा अभी भी जो 2 लोग हैं, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम, वो अभी भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन 6 लोगों को जो कन्विक्ट किया गया है, इनके ऊपर अब जो सेंटेंसेस होंगे, यानी कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। हालांकि जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, अगर याकूब मेमन का केस माना जाए जिसको फांसी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो धाराएं लगभग सेम हैं। तो यानी कि मैक्सिमम सजा इनको दी जा सकती है क्योंकि इनको दोषी करार दिया गया है, एक्सेप्ट फॉर अबू सलेम। क्योंकि अबू सलेम को जब पोर्चुगल से यहां पर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के जरिए लाया गया था तो उसमें सॉवरन अंडरटेकिंग दी गई थी भारत सरकार द्वारा कि 25 साल से ज्यादा सजा नहीं हो सकती है और साथ ही साथ फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये मैक्सिमम सेंटेंस है। अबू सलेम पहले भी एक केस, प्रदीप जैन केस में दोषी करार दिया जा चुका है, वो सजा पहले से ही उस केस में भुगत रहा है, और 25 साल की सजा इस केस में मैक्सिमम सजा है जो दी जा सकती है। तीसरे पहलू पर आते हैं मैत्री, जो मैं आपको समअप करके बता दूं। अब जो प्रोसीजर होता है, जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस, यानी दोषी करार दे दिया गया है, एक चैप्टर ओवर हो चुका है, अब होगा सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग के लिए सीबीआई अपनी तरफ से मैक्सिमम सजा मांगेगी इन सबके खिलाफ, जबकि जो डिफेंस काउंसिल हैं वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बनाएंगे कि मसलन किसी की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, हेल्थ ग्राउंड्स है, तो उनको कम से कम सजा दी जाए। लेकिन ये जितना घिनौना अपराध है, इसमें मैक्सिमम सजा जरूर वारंट करती है, और मुझे नहीं लगता है कि अदालत बहुत हल्के में इनको कोई भी रियायत बरतेगी। मैत्री, बिल्कुल, तो ये उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह के दोष हैं इनके, उस पर रियायत नहीं दी जाएगी। मेरे साथ सीनियर लॉयर एजाज जी भी हैं। एजाज जी, जो कहा कोर्ट में, जो कहा गया अबू सलेम के लिए कि ये मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था, अब यही उम्मीद की जा सकती है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा हो। आगे क्या क्या हो सकता है? देखिए, मुख्य साजिशकर्ता है, अगर 120B में ये अगर इसको पाया गया है दोषी, और उसके साथ में टाडा में, तो इसको एक तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है मैक्सिमम, और टिल डेथ
और दूसरी कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, जो कि मैक्सिमम जो है इसमें पनिशमेंट है। लेकिन इसका कुछ तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के वक्त एक अंडरटेकिंग भारत सरकार से लिया हुआ है हमारी स्पेन की जो है एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, और उस चीज के बिना पर ये एक बार हाई कोर्ट में गया, वहां पर ये हारा और सुप्रीम कोर्ट में वहां पर जीत गया, जो पुर्तगाल की अदालत है। उसके तहत इसके ऊपर एक बार रिकंसिडरेशन होगा कि इसको फांसी दी जाए या नहीं दी जाए, अगर मैक्सिमम सजा होगी तो। अब उसमें ये ऑब्जेक्शन ले सकता है, चूंकि हमारी अंडरटेकिंग है। अच्छा, इस तरीके के एक सिनेरियो चेंज हुए हैं हमारे देश में और तमाम साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट में, तो हम उसका एक डिफेंस ले सकते हैं कि नहीं, चूंकि ये सीरियस केस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ऐसे केसेस में कहीं भी हम अगर चाहे तो एक क्लास को वायलेट भी कर सकते हैं या किया जा सकता है। उसके ऊपर एक आर्गुमेंट सिंपल सा चलेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक पिछले जजमेंट में इटली की केसेस में उस ट्रीटीज वगैरह को कहीं वायलेशन हुआ है नहीं हुआ, उसको बहुत माइनर पाया है इटली वाले केस में, जो मरीन 2 ऑफिसर्स थे। इसी के तहत इसको बिल्कुल, तो ये पेज फंसा हुआ है इसीलिए क्योंकि हमने एक अंडरटेकिंग के तहत हम इसको भारत लाए थे पोर्चुगल से। और इनके सर ये बताइए कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जिसके तहत हम पोर्चुगल के से जाके इस अंडरटेकिंग को एग्जेम्प्ट करने की बात कह सकते हैं, पहल कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह के गुनाह किए हैं अबू सलीम ने और जिस तरह से इस फैसले का इंतजार इतने लोग कर रहे थे, जिस तरह का अपराध इसने किया है, उसमें उम्मीद यही सब लोग करेंगे कि इसको कड़ी सजा हो। देखिए, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, और यही क्वेश्चन जज ने पूछा था टाडा कोर्ट में पिछले जब फर्स्ट फेज का हो रहा था, अबू सलेम का केस आया तो उस पर पूछा गया कि भाई ये आपने मेरे हाथ कैसे बांध दिए हैं, आपने ये अंडरटेकिंग किस एक्ट के तहत किया है, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के किस सेक्शन के तहत किया है, जिसके तहत आपने हमारे हाथ बांध दिए हैं कि नहीं साहब इनको आप फांसी की सजा नहीं, तो मुझसे आप ट्रायल क्यों करवा रहे हैं। ये बड़ा बहुत ही बेसाख्ता ये एक कमेंट किया था कोर्ट ने, और ये बिल्कुल सही है कि सेम सब्सटेंटिव चार्जेस 120 बी के चार्जेस, अगर उन्हीं ग्राउंड्स पे उन्हीं लॉजिक बेस पे आप याकूब मेमन को आप फांसी पे लटका सकते हैं, तो अंडर राइट टू इक्वालिटी ये कहा जाएगा कि आप इस व्यक्ति को नहीं लटकाएंगे अगर चार्जेस सेम है, कल्पेबिलिटी का क्वांटम सेम है। तो लिहाजा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इंटरनेशनल और नेशनल ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि अगर आपके सब्सटेंटिव चार्जेस सेम है, उसमें कोई लैक्सिटी नहीं, कल्पेबिलिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। सर, 2 चीजें सवाल है। एक तो ये कि अबू सलेम का जो डिफेंस है वो ये कहेगा कि हमने भाई उसी समय ये चीज इस पे डिसीजन हो चुका था, तो इसको आप कैसे। अबू सलेम का डिफेंस तो जरूर होगा, लेकिन कल ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के लिए बड़ा चैलेंज होगा, और वो बिल्कुल सही कहा है अभी एजाज साहब ने कि इटली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, क्योंकि अगर आपने सिचुएशन तो जरूर होगा, लेकिन कल ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के लिए बड़ा चैलेंज होगा, और वो बिल्कुल सही कहा है अभी एजाज साहब ने कि इटली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, क्योंकि अगर आपने सिचुएशन चेंज हुई है तो ये हम दरख्वास्त पुर्तगाल से करेंगे कि भाई ये सिचुएशन चेंज हुई है, वर्ल्ड टेररिज्म का फेस बदला है इतने 10 सालों में, लिहाजा 10 सालों के 12 साल में, लिहाजा ये हम या आप अलाउ कीजिए कि हम इसको वो करें, इग्नोर करें। ये एक अपील हो सकती है। बिल्कुल, तो ये अपील हो सकती है। मेरे साथ मेरे संवाददाता राजेश कुमार भी मुंबई से जुड़े हुए हैं, और राजेश ने इस पूरी प्रोसीडिंग को विटनेस किया है। वहां पर 7 जो दोषी करार दिए गए लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो वहां पे मौजूद थे। राजेश, क्या क्या हुआ कोर्ट में, ये फटाफट बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, तकरीबन 12 बजे के करीब में जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू हुई। जीएस हनफ जो जज थे इस मामले के 2012 से सुनवाई कर रहे थे इस पूरे मामले की, वो कोर्ट में आए, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला नंबर मुस्तफा दोसा का आया, बताएगा कि कोर कॉन्स्पिरेटर है। जज ने बताया कि कोर कॉन्स्पिरेटर था ये शख्स, इसी के घर में दुबई में मीटिंग हुई, उसमें दाऊद इब्राहिम भी शामिल था। साथ ही इसके दाऊद इब्राहिम के घर में जो मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस दुबई में, जो उसका घर का नाम था, वहां पर भी ये शख्स शामिल था, यानी कि मेन कॉन्स्पिरेटर था। इसी ने हथियारों की डिलीवरी, हथियारों का बिल्कुल, तो अबू सलेम ने ही हथियारों की डिलीवरी की थी। इसको पता था कि ये हथियार मुंबई में इस तरह से अलग अलग जगहों पर क्यों पहुंचाए जा रहे हैं। पूरी साजिश के बारे में इसको न सिर्फ ज्ञान था, बल्कि इस साजिश को करने और इसको आइडिएट करने में, एग्जीक्यूट करने में सीधे तौर पर उसका हाथ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट